हेलो गाइस, वेलकम टू टेसिट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड आपकी बिहाइव बुक का 4th चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, एल्बर्ट आइंस्टाइन के लाइफ के बारे में कि वो बचपन में कैसे थे, फिर जब वो बड़े हुए तो वो कैसे थे, और जब उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज़ की तब किस तरीके से वर्ल्ड में उनको फेम मिला, है ना। और इसके साथ साथ वर्ल्ड में पीस बना रहे, शांति बनी रहे, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड रखा गया है। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड मतलब एक सच्चा सुंदर दिमाग, है ना। वो साइंटिस्ट होने के साथ साथ पीस लवर भी थे। तो यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लाइन वाइज लाइन, हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के जो है उल्म शहर में हुआ था, ठीक है। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। बिना किसी ऐसे इंडिकेशन के, इंडिकेशन मीन्स संकेत, तो बिना किसी ऐसे संकेत के कि वो भाग्य में कोई बड़ा आदमी बनेंगे, मतलब आगे जाके फ्यूचर में कोई बड़ा आदमी बनेंगे, ऐसा कोई इंडिकेशन उनके बचपन में नहीं था, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब इसके विपरीत, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। और उसकी माँ तो क्या समझती थी कि जो एल्बर्ट है वो क्या है, फ्रीक है। फ्रीक मीन्स क्या होता है? फ्रीक मीन्स होता है कि मतलब एबनॉर्मल है, जैसे, है ना, एबनॉर्मल बच्चा है, बड़ा अजीब है ये, ऐसा सोचती थी उसकी माँ। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उनकी माँ को लगता था कि एल्बर्ट का जो सर है वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। जब तक वो 2.5 ईयर के हुए, यानी जब तक वो 2.5 साल के हुए, तब तक आइंस्टाइन जो है बोलते नहीं थे, ठीक है। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। और जब उन्होंने फाइनली बोलना सीखा तो कैसे बोलते थे? वो हर बात को 2 बार कहते थे, हर बात को 2 बार बोलते थे, इस तरीके से बोलते थे वो, ठीक है। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन को ये नहीं पता था कि वो दूसरे बच्चों के संग क्या करे, उनको ये नहीं मालूम था। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और जो उनके प्लेमेट्स थे, जो उनके साथी उनके संग खेला करते थे, उनको क्या कहते थे? बोरिंग ब्रदर है ये तो, ब्रदर बोरिंग उनका नाम रख दिया था, है ना, मतलब जो कुछ जानता ही नहीं है, इस तरीके से बोलते थे वो, ठीक है। सो द यंगर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। तो जो यंगर मीन्स ये जो जिन आइंस्टाइन के बारे में बात हो रही है, तो ये यंगर मतलब ये जो आइंस्टाइन थे वो अपने आप ही खेला करते थे, ज़्यादातर टाइम वो अपने साथ ही बिताते थे, अकेले खेलते थे, ठीक है। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़। और विशेष रूप से उन्हें मशीन के खिलौने पसंद आते थे, जो मशीन लगी होती थी, जिन खिलौनों में मशीन लगी होती थी वो अच्छी लगती थी उन्हें। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा ही इज़ सैड टू हैव सैड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। अब उनको वो मैकेनिकल खिलौने मशीन वाले इतने पसंद थे कि ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी छोटी बहन हुई जिसका नाम था माजा, तो उसको देखते ही उन्होंने क्या कहा? फाइन, अच्छी है, बहुत सुंदर है, किंतु इसके पहिए कहाँ हैं? वो उसको भी एक खिलौना ही समझ रहे थे, है ना। व्हील कहाँ है इसके? उन्होंने एकदम से पूछा। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट वॉट आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर। एक बार जो उनके हेडमास्टर थे, उन्होंने उसके पिताजी से कहा, आइंस्टाइन के पिताजी से कहा कि इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि आइंस्टाइन अपने जो है लाइफ में आगे क्या चुनते हैं, अपने व्यवसाय के लिए वो क्या चुनते हैं,
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोफेशन क्या चुनते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही विल नेवर मेक सक्सेस एट एनीथिंग, उनका कहना था कि वो जो है किसी भी चीज़ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, कोई भी सफलता नहीं पा पाएंगे, क्योंकि वो तो बेवकूफ़ हैं, ऐसा वो सोचते थे। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टाइन ने 6 वर्ष की आयु में वायलिन बजाना सीखना शुरू किया था। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो ऐसा करे, मतलब वो वायलिन बजाना सीखे, ये उनकी माँ की इच्छा थी। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और बाद में वो एक कैसे एमेच्योर यानी शौक से बजाने वाले, शौकिया है ना, एमेच्योर मीन्स होता है शौकिया, गिफ्टेड यानी जिसके पास गॉड गिफ्ट होता है, तो बाद में वो एक प्रतिभाशाली शौकिया वायलिन बजाने वाले बन गए। और बाद में लास्ट तक क्या हुआ, वो इतना अच्छा बजाते थे कि पूरे जीवन उन्होंने इसको बड़ी ही कुशलता के साथ बजाया, बड़ी स्किलफुल तरीके से उन्होंने वायलिन बजाया, ठीक है। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन कोई जो है बैड पीपल नहीं था। पीपल मीन्स होता है शिष्य, अब यहाँ पर स्टूडेंट से मतलब है, तो कोई बैड स्टूडेंट नहीं थे वो, कोई बुरे छात्र नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वह जो है एक हाई स्कूल में गए, कहाँ पर, म्यूनिक में। कौन से शहर का नाम क्या था, म्यूनिक, वहाँ पर वो हाई स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया। वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड, वह वहाँ पर म्यूनिक में गए थे, वहाँ पर हाई स्कूल में एडमिशन लिया था। वहाँ म्यूनिक में उनका परिवार कब आ गया था, कब आके रहने लगा था, जब वो 15 महीने के थे, सिर्फ उनकी एज केवल 15 मंथ की थी, तभी वो लोग म्यूनिक आ गए थे। कहाँ से, उल्म से, उल्म में पैदा हुए थे ना वो, वहाँ से वो लोग म्यूनिक आ गए। एंड स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और हाई स्कूल में उन्होंने हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे, ठीक है। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिगमेंटेशन मीन्स क्या होता है, रेजिगमेंटेशन मीन्स जो कायदे कानून होते हैं, ठीक है। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और अक्सर क्या होता था, वो ये कायदे कानून की वजह से अपने टीचर से झगड़ा कर लेते थे। क्लैश करना मतलब झगड़ पड़ते थे, उनको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी कि उनको इस तरीके से कायदे कानून में बांध के रखा जाए, तो इसलिए वो टीचरों से उनका झगड़ा हो जाता था, ठीक है। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टेफेल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। जब वो 15 साल के थे तो आइंस्टाइन को वहाँ पर दम घुटने लगा, स्कूल में अच्छा नहीं लगता था, तो उनका जो है वहाँ पर दम घुटने लगा, और उन्होंने क्या किया, अपना स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। इसके पहले के साल में क्या हुआ था कि एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो कहाँ चले गए थे, मिलन चले गए थे। मिलन कहाँ पर है, इटली में, तो वो लोग मिलन चले गए थे, और अपने बेटे को कहाँ पर छोड़ गए थे, अपने रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ गए थे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ उनको वो छोड़ के चले गए थे। आफ्टर prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German speaking Switzerland. बहुत लंबी चली बहस के बाद आइंस्टाइन की जो इच्छा थी वो पूरी कर दी गई, और वो कहाँ चले गए, स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पर कि जर्मन भाषा बोली जाती थी, और वहाँ पर जाके उन्होंने क्या किया, अपनी शिक्षा को कंटिन्यू किया, ठीक है। अपनी शिक्षा आके जाके उन्होंने कहाँ पर कंटिन्यू की, स्विट्ज़रलैंड में, इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। और ये जो स्विट्ज़रलैंड था वो एक ऐसी सिटी थी जो कि म्यूनिक की अपेक्षा अधिक उदारवादी थी, ठीक है। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी आ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। आइंस्टाइन जो है जो मैथमेटिक्स थी उनकी, उसमें तो बहुत होशियार थे, है ना, और फिजिक्स में भी उन्हें बहुत इंटरेस्ट था। तो अपनी जो
उनकी स्कूल की एजुकेशन थी उसको पूरा करने के बाद वो कहाँ पे चले गए, यूरिक, और यूरिक में एक यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने अपना आगे की पढ़ाई करने की निश्चय किया, ठीक है। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट appealed to the dashing young man with the wordless mustache। अब आगे बताया जा रहा है कि ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनका साइंस ही केवल एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो उनको पसंद था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थीं जो उनको पसंद थी, ठीक है। डैशिंग यंग मैन यानी उस फुर्तीले नौजवान को बहुत सारी चीज़ें, वॉल्डरस मॉस्टेक यानी झूलती मूँछों वाले, है ना, मॉस्टेक मीन्स मूँछें, वॉल्डरस यानी झूलती हुई लंबी, तो लंबी झूलती मूँछों वाले उस फुर्तीले नौजवान को ऐसी बहुत सारी चीज़ें थीं जो पसंद थीं। ही आल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट मेलेवा मैरिक। उनका जो है एक इंटरेस्ट और भी था, उनकी एक फेलो स्टूडेंट थी, एक क्लासमेट थी मेलेवा मैरिक, उसमें भी वो बहुत इंटरेस्ट लेते थे, वो उनको बहुत अच्छी लगती थी। whom he found to be a clever creature, जिसको कि उन्होंने क्या पाया कि वो एक बहुत ही क्लेवर लड़की है, बहुत चतुर है वो लड़की। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। तो ये जो लड़की थी मेलेवा मैरिक, वो कहाँ से आई थी, सर्ब से आई थी, सर्ब देश से आई थी, इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है दिस यंग सर्ब। तो सर्ब देश की ये जो यंग लड़की थी वो स्विट्ज़रलैंड इसलिए आई थी क्योंकि यूरिक का जो यूनिवर्सिटी थी वो यूरोप के बहुत थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी जहाँ पर कि औरतें डिग्री प्राप्त कर सकती थी, इस तो वहाँ पर ये पढ़ने के लिए आई थी, ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं वो, आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। वो बता रहे हैं कि आइंस्टाइन को उसमें क्या दिखाई दिया, एक फ्रेंड दिखाई दी, अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। फिलिस्टीन्स मीन्स होता है जो लोग आर्ट और म्यूज़िक लिटरेचर को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, यानी जो संकीर्ण विचारधारा वाले लोग होते हैं वो लोग आर्ट म्यूज़िक इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। तो क्या नज़र आया आइंस्टाइन को, उस लड़की में एक दोस्त नज़र आया। क्यों, क्योंकि जो संकीर्ण विचारधारा वाले लोग थे जिनको आर्ट म्यूज़िक पसंद नहीं था, है ना, तो ऐसे ही इसको भी पसंद नहीं, इसको ये भी उन लोगों से नफ़रत करती थी। तो आइंस्टाइन को उसमें संकीर्ण विचारधारी का मतलब वो लोग जो म्यूज़िक पसंद नहीं करते थे के विरुद्ध एक साथी दिखलाई दिया। एले मीन्स साथी या फ्रेंड, ठीक है। इसलिए उन्होंने उससे और अच्छे से दोस्ती कर ली कि वो भी आर्ट और म्यूज़िक पसंद करती थी, फिलिस्टीन्स जो लोग थे उनको पसंद नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने उनको अपना दोस्त बना लिया, ठीक है। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओड्स। उनके परिवार के और इनके जो है यूनिवर्सिटी के जो भी लोग थे वो क्या करते थे, वो हमेशा जो है उनसे उनका विरोध चलता रहता था। एट ओड मतलब वो हमेशा उनको कुछ ना कुछ कहते रहते थे, विरोध करते रहते थे उनका इस चीज़ पे, क्योंकि उनको आर्ट म्यूज़िक ये सब पसंद था, ठीक है। द कपल फेल इन लव। अब ये जो कपल था वो एक दूसरे को प्यार करने लगे। कौन, एल्बर्ट आइंस्टाइन और मेलेवा मैरिक, ये आपस में एक दूसरे को प्यार करने लगे। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। ऐसे पत्र मिले हैं जिनमें उन्होंने अपने प्यार को शब्दों का रूप दिया है, यानी ये लव लेटर भी लिखे उन्होंने कुछ। अब वो उन लेटर्स में था क्या ये बताया जाएगा। देखिए, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, विज्ञान का कोमलता के साथ मिश्रण करते हुए, यानी उसमें साइंस के साथ उनकी कोमल भावनाओं का मिश्रण करते हुए वो लेटर्स लिखे गए थे। रोट आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू द विक्टोरियस कंक्लूजन।
आइंस्टाइन ने लिखा था कि मैं कितना खुश हूँ और गर्व महसूस कर रहा हूँ कि जब हम ये रिलेटिविटी की जो थ्योरी है जिस पर हम काम कर रहे हैं उसको सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये उनके लेटर में लिखा हुआ था जो हमें देखने को मिलता है। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। जो है ईयर 1900 में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 21 वर्ष के थे तो उन्होंने यूनिवर्सिटी की जो है ग्रेजुएट की डिग्री मिल गई थी उन्हें, और वो ग्रेजुएट तो हो गए थे लेकिन अनएम्प्लॉयड थे, बेरोज़गार थे। ठीक है, ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, gave private lesson and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Baron। उन्होंने एक असिस्टेंट यानी टीचर असिस्टेंट के रूप में काम किया, फिर जो है उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन भी दिए। ठीक है, और लास्ट में क्या हुआ, 1902 में उन्हें जो है बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में एक टेक्निकल असिस्टेंट का उनको वहाँ पर काम मिल गया। ठीक है, अब उनको वहाँ पर ऑफिस में काम मिल गया टेक्निकल एक्सपर्ट का। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशंस, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। जबकि उनको क्या काम मिला था कि वे दूसरे लोगों की जो इन्वेंशंस हैं, जो खोजें हैं, उनको जांचेंगे, वो उनकी जांच करेंगे। लेकिन असलियत में क्या था कि आइंस्टाइन जो है सीक्रेट तरीके से उनके जो खुद के आइडियाज़ थे उनको डेवलप कर रहे थे। ठीक है, वो अपने ही आइडियाज़ को, अपने इन्वेंशंस को उस समय डेवलप कर रहे थे। ठीक है, डेवलपिंग ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। ही इज़ सेड टू हैव जोकिंगली called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। और ऐसा कहा जाता है कि जो है वो आइंस्टाइन जो थे वो मजाक में अपने काम के इस्तेमाल होने वाली जो डेस्क थी ना, उसकी ड्रॉर जो थी, दराज जो थी, उसको वो क्या बोलते थे, उसको बोलते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। उस डेस्क को बोला करते थे वो, उस डेस्क की दराज को। ये अंडरलाइन कर लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है किसको बोलते थे वो। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। वर्ष 1905 में लिखे गए एक प्रसिद्ध पेपर के अनुसार उन्होंने क्या बताया, अपनी एक थ्योरी दी, स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी की, है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अकॉर्डिंग टू विच टाइम, उसके अनुसार क्या था कि समय और दूरी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी। इफ वन ऑफ दैम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। उन्होंने क्या बताया, ये जो रिलेटिविटी की थ्योरी दी उन्होंने, सापेक्षता का जो विशेष सिद्धांत बताया, उसमें उन्होंने ये बताया कि जो टाइम है और डिस्टेंस है वो स्वतंत्र चीज़ें नहीं हैं। वास्तव में दो पूरी तरीके से ठीक काम कर रही घड़ियाँ एक जैसे समय नहीं दिखाएंगी। कब नहीं दिखाएंगी, जब एक यानी उन दोनों घड़ियों में से कोई एक यात्रा के बाद फिर से एक दूसरे के पास आएंगी। यानी एक तो घड़ी वहीं है और दूसरी एक यात्रा करके आई, एक ट्रेवल करके आई है, तो उस समय वो दोनों सेम जो है टाइम नहीं दिखाएंगी। उन दोनों में एक दूसरे में टाइम में अंतर होगा। ऐसा उन्होंने अपनी थ्योरी से सिद्ध किया था। ठीक है, इस तरीके का उन्होंने सिद्ध कर दिया था। ये बताया था उन्होंने कि जब वो दूसरी घड़ी जो टाइम जो ट्रेवल करके आई है, तो जब एक यात्रा करने के बाद वो दूसरी के पास आएगी, तो एक दूसरे के पास जब वो आएंगी तो उनमें से एक दूसरे की अपेक्षा बहुत तेज़ गति से यात्रा करके आई है, तो उसके टाइम में और इसके टाइम में डिफरेंस होगा।
ये उन्होंने बताया। अब ये एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। आइंस्टाइन ने ये भी कहा था कि देखो, अगर हम जो है 2 घंटे किसी बहुत ही खूबसूरत लड़की के संग बिताते हैं तो वो 2 मिनट के जैसे लगते हैं, और अगर 2 मिनट हम किसी गर्म स्टोव पर बैठे हुए हैं तो वो हमको 2 घंटे जैसे लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस थ्योरी में है। तो उन्होंने क्या बताया कि उन दोनों में टाइम का डिफरेंस होगा, ठीक है। अब ये जो थ्योरी उन्होंने दी, फॉर दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो ये जो थ्योरी दी, इससे संसार का सबसे फेमस फार्मूला सामने आया। कौन सा फार्मूला सामने आया? मास और एनर्जी का, यानी द्रव्य और ऊर्जा के बीच के संबंध को व्यक्त करता है, वो फार्मूला सामने आया, E=mc²। ये इन्होंने बताया था, ठीक है। चलिए, वाइल आइंस्टाइन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग। अब वो बता रहे हैं कि वाइल, जिस समय जो है आइंस्टाइन फिजिक्स के बहुत ही कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे, उसी बीच क्या हुआ कि उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो कैसी हो गई, वो बहुत ही अनरेवलिंग हो गई, यानी उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई, ठीक है। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। एल्बर्ट चाहते थे कि वो मेलेवा से अपनी पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद ही जो है उससे शादी कर लें, ऐसा वो चाहते थे। लेकिन हुआ क्या? बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। लेकिन उनकी माँ इसके विरोध में थी। शी थॉट मेलेवा हु वॉज 3 ईयर ओल्डर देन हर सन। उसकी माँ ये सोचती थी कि ये जो है मेलेवा, वो उसके सन से यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी है। तो एक तो वो इसलिए नहीं चाहती थी उससे शादी कराना। वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, जो उसके लिए बहुत बड़ी है, भाई 3 साल बड़ी लड़की है, उससे शादी नहीं कराना चाहती थी वो। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मेलेवा इंटेलिजेंस। और वो किस चीज़ से परेशान थी कि जो मेलेवा थी वो बहुत इंटेलिजेंट थी, ठीक है। तो उसकी माँ उससे शादी कराना नहीं चाहती थी कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए भाई मैं उससे शादी नहीं कराऊंगी। शी इज़ अ बुक लाइक यू। वो ऐसा क्यों कहती थी? हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। उसकी मदर क्या कहती थी? इंटेलिजेंट तो है ही है, साथ में वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही किताब में चिपकी रही, किताबी कीड़ा है, जैसे तुम नहीं किताब में घुसे रहते हो ऐसे वो भी घुसी रहेगी, इसलिए वो उससे शादी कराना नहीं चाहती थी। तो अब उसकी माँ ने कह दिया कि भाई इससे शादी नहीं होगी। तो क्या हुआ? आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। तो उन्होंने, आइंस्टाइन ने क्या किया? अपने विवाह को टाल दिया। अब अपनी वेडिंग को आगे टाल दिया उन्होंने, उस समय नहीं की उससे शादी, ठीक है। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड 2 सन्स। 1903 में फाइनली ये जो पेयर था, जोड़ा था, इसने शादी कर ली और इनके 2 लड़के भी हुए। बट अ फ्यू ईयर लेटर द मैरिज फ्लैटर्ड। लेकिन कुछ साल बाद ही क्या हुआ कि इनका जो विवाह था वो फ्लैटर करने लगा, यानी इनकी शादी लड़खड़ाने लगी। इनकी शादी मतलब चली नहीं, झगड़े होने लगे। मेलेवा मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकम एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। अब मिलेवा जो है, जैसा कि उनकी माँ ने बताया था कि वो किताबी कीड़ा थी, पढ़ने में बहुत होशियार थी, सब कुछ था, तो उसकी कुछ आकांक्षाएं भी होंगी ना, इंटेलेक्चुअल यानी उसकी बौद्धिक आकांक्षा जो थी वो सब क्या होने लगी? जब वो हाउसवाइफ बन गई तो वो सब खोने लगी। उसकी एम्बिशंस थी, उसकी इच्छाएं थी, वो सब पूरी नहीं हो पाई। तो वो क्या हो गई? एक अनहैप्पी हाउसवाइफ हो गई, बहुत दुखी रहने लगी, वो एक दुखी गृहिणी बन गई वो। तो उससे क्या हुआ फिर? जब वो दुखी रहने लगी तो झगड़े होने लगे, ठीक है। तो जब आपस में झगड़े होंगे तो क्या होगा? शादी तो टूटेगी ही ना। तो इसमें क्या बताया गया कि मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग। लगातार कई सालों तक लड़ाई झगड़े होने के बाद द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। फाइनली क्या किया? ये जो कपल था, ये जो जोड़ा था, इसने 1919 में क्या कर दिया? डिवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया। अब ये लोग अलग हो गए, क्योंकि बार बार झगड़े होते थे, तो ये लोग अपने आप दोनों एक दूसरे से
अलग हो गए। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टाइन ने उसी ईयर में क्या किया, अपनी कजिन से एल्सा से शादी कर ली। जब इनसे डिवोर्स लिया उसी ईयर उन्होंने अपनी कजिन से शादी कर ली। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। आइंस्टाइन का नया जो पर्सनल चैप्टर था वो लकीली क्या हुआ, उसके द्वारा एक विश्व प्रसिद्धि प्राप्त करने के साथ ही शुरू हुआ। यानी जब उन्होंने उससे शादी की उसके साथ साथ ही लकीली क्या हुआ कि उनको बहुत विश्व प्रसिद्धि भी मिलने लगी, वो बहुत फेमस हो गए। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उन्होंने अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश कर दिया, प्रकाशित कर दिया। ठीक है, जो किस पे थी, रिलेटिविटी, विच प्रूव्ड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसमें कि क्या प्रूव किया गया था, जो रिलेटिविटी की थ्योरी जो पब्लिश हुई थी, जो कि ग्रेविटी को एक नए रूप में उसने प्रस्तुत किया था, एक नई ग्रेविटी की व्याख्या वहाँ पर कर दी थी उन्होंने। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1990 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट, और 1990 में जो सूर्य ग्रहण हुआ था उससे ये प्रूफ हो गया, उससे प्रमाण मिल गया कि उसकी जो बात उन्होंने कही थी, जो कैलकुलेशन उन्होंने लगाया था वो बिल्कुल ही ठीक था। जो उन्होंने कैलकुलेशन बताया था उसका ग्रेविटिकल रिलेटिव थ्योरी में जो कैलकुलेशन दिया था वो बिल्कुल ही करेक्ट था। ये किससे पता लगा, जब एक्लिप्स हुआ 1990 में। ठीक है, आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू दैट सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बताया, आइंस्टाइन ने पहले ही ये कैलकुलेट कर दिया था कि वो जो अचल सितारों में से आने वाला प्रकाश किस सीमा तक सूर्य की ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा, और ये सब चीज़ उन्होंने पहले ही कैलकुलेट बता दी थी। और जब सोलर एक्लिप्स पड़ा तो ये सब प्रूफ हो गया कि उन्होंने जो कुछ बताया था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और न्यूज़पेपर्स में उनके इस काम को एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में, रेवोल्यूशन यानी क्रांति, एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में बताया गया, एक वैज्ञानिक क्रांति की संज्ञा दी गई। न्यूज़पेपर्स वालों ने ऐसा बोल दिया कि इनकी इस डिस्कवरी से वैज्ञानिक क्रांति आ गई है। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टाइन ने 1921 में फिजिक्स के लिए, फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था। ही वाज showered with honor and invitations from all over the world and lauded by the press। संसार भर से उन पर सम्मानों और निमंत्रणों की शॉवर्ड होने लगा, यानी बौछार होने लगी, और न्यूज़पेपर वाले तो उनकी प्रशंसा करे चले जा रहे थे। When the Nazi came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States। जब नाजीज़ 1933 में सत्ता में आई जर्मनी में, नाजीज़ की पार्टी कौन सी थी, हिटलर की पार्टी जब सत्ता में आई जर्मनी में, तो आइंस्टाइन ने क्या किया, वो वहाँ से इमिग्रेट हुए। इमिग्रेट मतलब एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाना, हमेशा हमेशा के लिए। तो वहाँ से वो इमिग्रेट होकर, जर्मनी से इमिग्रेट होकर कहाँ आ गए, यूनाइटेड स्टेट में आ गए। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन ऑपरेटर। तो 5 साल बाद क्या हुआ, बर्लिन में एक डिस्कवरी हुई, किसकी, न्यूक्लियर फिशन की। न्यूक्लियर फिशन की उन्होंने डिस्कवरी कर ली, तो अमेरिका के जितने भी फिजिसिस्ट थे यानी भौतिक शास्त्री थे, वो एक हंगामा मच गया उनमें, विचलित हो गए वो लोग कि अब इन्होंने न्यूक्लियर की खोज कर ली, अब क्या होगा। मैनी ऑफ देम हैड फेल्ड फ्रॉम द फैजिज्म,
उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो वहाँ से भाग कर आए थे फैजिज्म की वजह से। फैजिज्म क्या होता है? फैजिज्म मीन्स कट्टरवादी थे, जो कट्टरवादी जर्मन में कट्टरवादी लोग थे, इसीलिए तो वहाँ से आ गए थे वो लोग। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, आइंस्टाइन भी उनमें से एक थे जो वहाँ से जर्मन को छोड़ के कहाँ गए थे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आ गए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। अब वो लोग ये डर रहे थे कि नाजीज जो है एटॉमिक बम बना लेंगे और फिर इसका यूज़ करेंगे अब, ठीक है। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलर्स आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। अपने एक साथी की सलाह पर आइंस्टाइन ने क्या किया, जो है एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939। और ये लेटर उन्होंने किसको लिखा? 2 अगस्त 1939 को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनको एक लेटर लिखा। इन विच ही वॉर्न्ड, उस लेटर में उन्होंने उनको वॉर्न किया, चेतावनी दी। अ सिंगल बॉम्ब ऑफ द टाइप एक्सप्लोड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। उन्होंने ये समझाया उस लेटर में कि इस टाइप का एक बॉम्ब अगर फट जाता है तो क्या होगा कि वो जिस पोर्ट पे फटेगा, यानी जिस बंदरगाह पे फटेगा, वो तो उसको तो नष्ट कर ही देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा। साथ ही क्या होगा, उस पोर्ट के साथ साथ जितने भी उसकी आसपास की टेरिटरीज़ हैं और उसके इर्द गिर्द जितने भी टापू हैं, उन सबको भी बिल्कुल नष्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा। इतना भयानक होता है ये न्यूक्लियर बम। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। उसके जो शब्द थे आइंस्टाइन के, वो अपना प्रभाव डालने में जो है फेल नहीं हुए, उसके शब्दों ने उन पर प्रभाव डाला। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। और क्या प्रभाव पड़ा उसका कि अमेरिका ने क्या किया, अपना ही एक सीक्रेट प्रोजेक्ट लिया और उसमें उन्होंने खुद का एटॉमिक बम बना डाला। और क्या किया फिर? एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और इस बॉम्ब को उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी, जापान की जो दो सिटीज़ थी, उन पर 1945 में गिरा भी दिया। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और इस जब ये बम गिरा तो इससे क्या हुआ, बहुत विनाश हुआ। तो आइंस्टाइन जो थे, उनको इस विनाश को देखकर, इस विनाश की जो सीमा थी, मतलब जो सीमा के परे हुआ था विनाश, उसको देखकर वो बहुत ही विचलित हो गए, उनको बहुत बुरा लगा। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशन। अब इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को जनता की तरफ से एक पत्र लिखा, एक लंबा पत्र लिखा उन्होंने। इन इट द प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और इस लेटर में उन्होंने एक विश्व सरकार बनाने का सुझाव दिया, एक प्रपोजल दिया, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए। अनलाइक द लेटर ऑफ रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। रूजवेल्ट को लिखे इस पत्र में, इस पत्र के विपरीत इस पत्र का कोई प्रभाव नहीं हुआ है। मतलब पहला जो लेटर लिखा उसका तो प्रभाव हुआ, लेकिन इसका कोई भी इम्पैक्ट रूजवेल्ट पर नहीं हुआ। बट over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaigning for peace and democracy. अब जब उन्होंने वो लेटर लिखा था तो उसका प्रभाव रूजवेल्ट पर पड़ा नहीं, तो क्या हुआ, किंतु आने वाले दशकों में, डिकेड यानी दशक, तो आने वाले दशकों में आइंस्टाइन राजनीति में और अधिक इन्वॉल्व हो गए। वो मतलब वो अब राजनीति में घुस गए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जब वो राजनीति में घुस गए तो नेक्स्ट आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स एग्रीगेटिंग फॉर एन एंड ऑफ द आर्म्स बिल्डिंग अप। यानी उन्होंने क्या किया फिर राजनीति में घुसने के बाद, आर्म्स यानी शस्त्र जो थे, शस्त्र यानी हथियार, शस्त्र वृद्धि की समाप्ति के लिए उन्होंने क्या करना, एक आंदोलन किया,
कि मतलब अब कोई भी इतना खतरनाक हथियार नहीं बनाएगा ऐसा, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरा था उससे इतनी लोग मरे थे, इतना सब कुछ हुआ था, अब ऐसे शस्त्र नहीं बनने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक आंदोलन शुरू कर दिया। किसके विरुद्ध में? शस्त्र वृद्धि की समाप्ति के लिए उन्होंने आंदोलन किया। और क्या किया उन्होंने? एंड ऑफ द आर्म्स, बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी कैंपेनिंग फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और उन्होंने क्या किया? शांति और प्रजातंत्र के पक्ष में अभियान चलाने के लिए अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल किया। यानी लोग बाग उनको पसंद तो करते ही थे, अब इसका इस्तेमाल उन्होंने किस में किया? शांति और प्रजातंत्र के कैंपेनिंग में किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientist genius. जब 76 ईयर के थे वो 1955 में, तो आइंस्टाइन की मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो वो एक आदर्शवादी तथा विश्व नागरिक के रूप में उतने ही प्रसिद्ध थे जितने कि वो एक वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, विजनरी क्या होता है? अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड द ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। तो ये था चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अगर हम इस चैप्टर को समराइज करें कुछ पॉइंट्स में, अगर मैं इसमें आपको बताऊं कि हमने इसमें आखिर देखा क्या शुरू से लेके अब तक, तो हमने सबसे पहले क्या देखा था? हमने देखा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जब छोटे थे तो कैसे थे वो, और जब वो 2.5 साल के हुए तब उन्होंने बोलना शुरू किया। 6 वर्ष की आयु में उन्होंने वायलिन बजाना शुरू किया। फिर वो म्यूनिक आ गए, वहाँ पर उन्होंने हाई स्कूल किया, वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्टों में उनके अच्छे जो है नंबर आए, है ना। फिर वो स्विट्ज़रलैंड चले गए, वहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई की। जब वो 21 ईयर के थे तो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। ठीक है, फिर 1903 में मिलेवा से उन्होंने शादी कर ली। 1933 में नाज़ी पार्टी जब आई तो उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से छोड़ के कहाँ पर आ गए? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आ गए। रिलेटिविटी की थ्योरी उन्होंने दी। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को समराइज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।